इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9 बज गए हैं और 9 बजे की 9 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अमित पालित। आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे आसमानी बिजली ने कैसे बरपाया यूपी से राजस्थान तक मौत का कहर, और दिल्ली में कल रात कहां लगी भीषण आग और 11 घंटे आग को बुझाने में लगे, और कोरोना महामारी के बीच कैसे चल रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। बड़ी खबर, यूपी राजस्थान में बिजली गिरने से 70 लोगों की जान चली गई है, और आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 41 और राजस्थान में 29 लोगों की मौत हुई है। यूपी में प्रयागराज और फिरोजाबाद में बड़ा नुकसान हुआ, तो वहीं राजस्थान में जयपुर, कोटा, झालावाड़ में लोगों की जानें चली गई। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि यूपी से लेकर राजस्थान तक 70 लोगों की जान गई है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है उत्तर प्रदेश में 41 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही राजस्थान में भी 29 लोगों की मौत हो गई है, और कुल मिलाकर आसमानी बिजली गिरने से 70 लोगों की जान गई है। राजस्थान में बिजली गिरने से 26 लोगों की मौत हो गई, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे अत्यंत दुख हुआ। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जयपुर के आमेर फोर्ट में सबसे ज्यादा तबाही मची। फोर्ट के ऊंचे वॉच टावर पर खड़े लोग सेल्फी ले रहे थे। अचानक बिजली गिरी और वहां मौजूद लोग ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर गए। कुछ लोग पहाड़ी से नीचे गिर गए। इनमें से कुछ की जान चली गई और कुछ को बचा भी लिया गया। जिस वक्त बिजली गिरी उस वक्त आमेर फोर्ट के वॉच टावर पर काफी भीड़ थी। बिजली गिरते ही लोग बेहोश हो गए, कुछ को होश में लाया गया और कई लोग मौके पर ही मौत की नींद सो गए। मामले की खबर लगते ही मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। स्थानीय लोगों ने भी घायलों को काफी मदद पहुंचाई, और इस मामले में अब भी दर्जन भर लोग अस्पताल में भर्ती हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने हादसे में जान गंवाने वालों के घर वालों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, और साथ ही घायलों को मदद देने की भी बात कही है। भाइयों, ये आमेर मावटे के सामने ऊपर दरगाह के ऊपर पहाड़ी पे बिजली गिर गई है। यहाँ कई लोग बेहोश पड़े हैं और कई लोग खत्म हो चुके हैं, पर पता नहीं पड़ पा रहा कौन कहाँ का है और कौन कहाँ का नहीं है। अगर ये किसी का भी मिलने वाला हो तो तुरंत आमेर थाने में संपर्क करें। और आपको दिखाते हैं आमेर फोर्ट में जिस जगह बिजली गिरी वो जगह कैसी दिखती है। आमेर फोर्ट के वॉच टावर पर बिजली गिरी। पुराने जमाने में इस वॉच टावर का इस्तेमाल दुश्मन पर निगाह रखने के लिए किया जाता है। काफी ऊंचाई पर होने की वजह से इस जगह पर पर्यटक पहुंचते हैं, क्योंकि यहां से आपको पूरे जयपुर शहर को देखने का मौका मिलता है। जिस वक्त बिजली गिरी उस वक्त बारिश भी हो रही थी, और बारिश से बचने के लिए लोगों ने इस वॉच टावर में जाके शरण ली। कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे बाहर, और तभी अचानक बिजली गिरी और मौके पर 16 लोगों की मौत हो गई। आकाशीय बिजली की वजह से पूरे राजस्थान में कोहराम मचा है। 6 जिले इसकी चपेट में आए हैं। जयपुर के आमेर फोर्ट में 16 लोगों की जान गई। कोटा में 12 से 16 साल के 4 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें से 2 सगे भाई थे। धौलपुर में भी 8 से 15 साल के 3 बच्चे बिजली की चपेट में आ गए आकाशीय बिजली की, और दम तोड़ दिया। 12 के केलवाड़ा में खेत पर काम कर रहे बेटे और पिता पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें बेटे की मौत हो गई। वहीं झालावाड़ में 23 साल के चरवाहे की मौत हो गई। वहीं भरतपुर में 3 और सवाई माधोपुर जिले में 1 शख्स की जान गई। बात करेंगे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य से। मनीष, इस वक्त जो लोग घायल हुए थे, जो आमेर फोर्ट में गए थे, उनकी हालत कैसी बनी हुई है और क्या ताजा रिपोर्ट मिल रहा है इस पूरे घटना के बारे में? देखिए अमित, अभी भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर वॉच टावर पे जहां पे ये लोग खड़े थे, भारी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे। और अभी अंदेशा जताया जा रहा है कि जंगल में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर अन्य लोगों की भी डेड बॉडी हो सकती है। तो 16 लोगों की मौत की पुष्टि जयपुर के पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने कर दिया है। लेकिन अभी मैं बताऊं कि आमेर के पास जहाँ पर ये वॉच टावर है, उस पहाड़ी के आसपास जंगल में एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर मौजूद है, जयपुर पुलिस के जवान वहाँ पर मौजूद है, और उस पूरे जंगल इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि जिस वक्त यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरी, मौसम सुहाना था, तमाम पर्यटक घूमने आए थे। लगभग 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे,
थे और जिस वक्त आकाशीय बिजली गिरी उस वक्त वहाँ पर पूरा पहाड़ का हिस्सा भी टूट के गिरा, जिसमें तमाम चोटें आई हैं लोगों को, कई लोगों की मौत हो गई और लोग तितर बितर हो गए, जिसकी वजह से जंगल में भी गिर गए। अब वहाँ पर फिलहाल अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अस्पताल में 1 दर्जन से ज़्यादा अभी गंभीर रूप से घायल मौजूद हैं। 5 लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर सर्च ऑपरेशन में क्या निकलता है ये थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आकाशीय बिजली का कहर राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। यूपी के अलग अलग जिलों में 41 लोगों की जान चली गई और प्रयागराज में बिजली गिरने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां पर 15 के करीब लोग मारे गए हैं। इसके अलावा यमुना पार इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है प्रयागराज के, जहां पर सबसे ज्यादा लोग मौत के शिकार हुए, जिसमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। आकाशीय बिजली गिरने से तकरीबन 1 दर्जन जानवरों की भी मौत हो गई। सरकार ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है और जिन लोगों के मवेशी मारे गए हैं उन्हें भी आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। यूपी के फिरोजाबाद में बरसात के साथ साथ आसमान से बिजली गिरी और 3 लोगों की जान चली गई। सिकोहाबाद के नगला उमर गांव में राम सेवक और हेमराज नाम के किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। बारिश गिरने पर वो एक पेड़ के नीचे जाकर छुप गए, लेकिन तभी बिजली गिरी और दोनों की मौत हो गई। नगला चाट गांव में भी अमर सिंह नाम का किसान अपनी खेत में काम कर रहा था। बिजली गिरने से उसकी भी मौके पर मौत हो गई। बड़ी खबर दिल्ली के मुंडका इलाके से है, जहां टीकरी कला पीवीसी मार्केट में कल रात 8:45 बजे भीषण आग लग गई। आग को बुझाने के लिए कल रात से ही फायर ब्रिगेड के 200 कर्मचारी लगे रहे। आग इतनी तेजी से फैली कि लोग समझ ही नहीं पाए। इसके बाद मौके पर जब फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे तो वहां पर जाकर उन्होंने काम करना शुरू किया, आग बुझाने की कोशिश शुरू की। हालांकि आग की इस घटना में फिलहाल किसी के मारे जाने की खबर नहीं है और इस अग्निकांड के बाद आसपास के गोदामों को खाली करा लिया गया है। दमकल विभाग के मुताबिक रात 8:45 बजे पीवीसी मार्केट में आग लगी थी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। पीवीसी मार्केट में प्लास्टिक का कारोबार होता है और कबाड़ भी रहता है, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती हुई चली गई प्लास्टिक की वजह से, और लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इंडिया टीवी संवाददाता जतिन शर्मा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। रात करीब 1:30 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है और इस वक्त हम मुंडका की पीवीसी मार्केट में मौजूद है, जहां पर आग लगी हुई है। दरअसल हम आपको बता दें कि मुंडका की पीवीसी मार्केट है जिसमें प्लास्टिक के कबाड़ का काम होता है और पूरी मार्केट में प्लास्टिक का कबाड़ भरा हुआ है, बोरों में, कट्टों में जो है भरा हुआ है, जिसके चलते आग लगातार फैल रही है और आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल दमकल के कर्मचारी अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 15 गाड़ियां हैं वो लगातार इस आग पर पानी डाल रही हैं, बाकी गाड़ियां रोटेशन में काम कर रही हैं। तकरीबन 40 गाड़ियां इस वक्त मौके पर है और गाड़ियां भी बुलाई गई है आसपास के इलाके से। 200 से ज्यादा दमकल के कर्मचारी इस वक्त इस आग को बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। इस खबर पर ताजा अपडेट के लिए हम रुक कर लेते हैं जतिन शर्मा का। जतिन, फिलहाल वहां पर क्या हालात हैं? जी देखिए अमित, तकरीबन 20 एकड़ के आसपास की ये पूरी जगह है जिसको आग ने अपनी चपेट में लिया है और अभी कूलिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जेसीबी की मदद से जो मलबा है उसको हटाकर फायर के कर्मी इस गोडाउन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे जैसे मलबा हटा रहे हैं आप देखेंगे आग की लपटें भी नीचे से उठती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल 50 से ज़्यादा गोदाम है जो कि इस 20 एकड़ में फैले हुए हैं। धीरे धीरे कर उन सभी में आग लगनी शुरू हो गई। रात को तकरीबन 8:35 पर जानकारी मिली कि एक गोदाम में आग लगी है, लेकिन हवा होने की वजह से आग जो है वो फैलनी शुरू हुई और 20 एकड़ का जो पूरा एरिया है उसको आग ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि फायर अधिकारियों का कहना है कि चारों तरफ से जो फायर की गाड़ियां हैं वो काम कर रही हैं ताकि जो दूसरे गोदाम है उन तक आग ना पहुंच सके। और ये पूरी पीवीसी मार्केट के बारे में अगर आपको बताएं तो यहाँ पर कबाड़ का काम किया जाता है। पूरा ओपन गोडाउन है यहाँ पर और 300 मीटर के अंदर अंदर जो गोडाउन है वो अलग अलग लोगों में बांटे गए हैं और ओपन गोडाउन होने की वजह से हवा का इम्पैक्ट ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से आग जो है वो फैल रही है। लेकिन फायर अधिकारियों का ये कहना है कि चारों तरफ से घेर लिया गया है और आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। आप आसमान देखेंगे, प्लास्टिक होने की वजह से जो काला धुआं है वो पूरे आसमान में फैला हुआ है। फायर अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस धुएं को छाटते हुए अंदर तक कैसे घुसे, जिसके लिए जेसीबी अब यहाँ पर बुलाई गई है और जेसीबी की मदद से फायर कर्मी अंदर जा रहे हैं और कूलिंग प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। आप देखेंगे जो कबाड़ यहाँ से जेसीबी की मदद से निकाला गया उसमें ज्यादातर प्लास्टिक है, तारे हैं, चमड़े हैं, जूते हैं और पन्नियां ज्यादातर तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है।
रही है। तो ये पूरा जो इलाका है उसको फायर अधिकारियों ने अपने एक तरीके से कहा कि चारों तरफ से घेरा हुआ है और गाड़ियों की मदद से जो आग बुझाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तकरीबन 60 के आसपास गाड़ियां जो है वो यहाँ पर काम कर रही हैं। 35 गाड़ियां रात में आई थी और उसके बाद सुबह से ही गाड़ियों के आने और जाने का सिलसिला लगातार जारी है और आसपास के जितने भी फायर स्टेशन है सभी से ही गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सबसे राहत वाली बात यह है कि अभी तक किसी के भी घायल होने की जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि रात के समय ये आग लगी थी। लेकिन इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ गोडाउन यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते भी हैं। तो फायर कर्मियों सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जाए। मलबे को हटाने के बाद अभी और इंतजार करना होगा कि तब पूरी तरह से आग बुझा ली जाए। लेकिन इससे जो कह सकते हैं कि जो काला धुआं पैदा हुआ है उससे वहां पर लोगों को सांस लेने में जरूर दिक्कत हो सकती है। एक और दिक्कत लोगों को होने जा रही है दिल्ली में, वो है पानी को लेकर। जी हां, दिल्ली और हरियाणा के सामने अब आमने सामने आ चुके हैं पानी को लेकर। दिल्ली जल बोर्ड ने दावा किया है कि दिल्ली को मिलने वाले पानी को हरियाणा की सरकार रोक रही है और यमुना में छोड़ा जा रहा पानी अब तक के सबसे निचले स्तर का है। दिल्ली के पानी के हिस्से को रोके जाने की वजह से वजीराबाद तालाब के वाटर लेवल में गिरावट आई है। चंद्रवाल, वजीराबाद ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता भी घट गई है, जिसके चलते दिल्ली जल बोर्ड इस भयंकर गर्मी में शहर में 1150 MGD की जगह 945 MGD जल ही सप्लाई कर पा रही है। फिलहाल दिल्ली को हरियाणा से 609 MGD की जगह 479 MGD जल मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली को 90 MGD पानी ग्राउंड वाटर से और 250 MGD ऊपरी गंगा नहर से मिलता है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा वजीराबाद जाकर पीने के लेवल की और पानी के लेवल की जो जांच कर रहे हैं और ताजा हालात की जानकारी देने वाले हैं। उस पानी में हरियाणा ने भारी कटौती कर ली है, जिसके चलते आज दिल्ली में आज के दिन 100 MGD पानी कम हो गया है, यानी कि 100 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर प्रतिदिन की जो हमारी प्रोडक्शन थी वो घट गई है। 100 MGD की गिरावट देखी गई है दिल्ली के वाटर प्रोडक्शन में। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 5 बदमाशों को पकड़ा है। ये पांचों बदमाश बड़ा हिंदू राव में शूटआउट के आरोपी हैं। इन्हीं 5 बदमाशों में इस शूटआउट का मास्टरमाइंड दानिश भी शामिल है। इस शूटआउट में 2 राहगीरों की मौत हो गई थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि शूटआउट में शामिल बदमाश दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में आने वाले हैं। पुलिस ने ट्रैप लगाया और जैसे ही रविवार देर रात करीब 11:15 बजे बदमाश पहुंचे, उसी वक्त पुलिस ने उनको धर दबोचा। इस एनकाउंटर के बाद 5 आरोपी दानिश, शोएब, सरफराज, सोनू और सत्येंद्र को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में 5 आरोपी घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 8 जुलाई को बड़ा हिंदूराव में फिल्मिस्तान के पास प्रॉपर्टी के विवाद में शूटआउट हुआ था, जिसमें 2 राहगीरों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इनके 2 साथियों को पहले पकड़ लिया था, लेकिन मास्टरमाइंड दानिश फरार चल रहा था। 15 अगस्त से पहले यूपी के कई शहरों को धमाके से दहलाने की साजिश को एटीएस ने नाकाम कर दिया। लखनऊ के काकोरी से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन अल कायदा के एक ऑर्गेनाइजेशन गजवातुल हिंद के आतंकवादी हैं। यूपी पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान के पेशावर में बैठे अलकायदा के हैंडलर उमर हलमंडी टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के जरिए इनको कमांड देता था और लखनऊ में अंसार गजवातुल हिंद के आतंकी उसे पूरा करने का मंसूबा रखते थे। ये आतंकवादी फिदायनी हमला करने की तैयारी में थे। गिरफ्तार आतंकवादियों के कब्जे से प्रेशर कुकर बॉम्ब और बारूद भी बरामद किया गया है। इसके अलावा कई असले भी मिले हैं। आतंकियों से पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे भी हुए। एटीएस को कुछ और संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी की जा रही है। हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह मौजूद है। विशाल, एक बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन साथ में जो लिंक्स पता लग रहे हैं उसको लेकर अब क्या जानकारी है? कितने और लोग यहां पर फैले हुए इनके नेटवर्क के? देखिए अमित, इस पूरे मामले में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार तो कर लिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बात भी सामने आई है कि काकोरी में जिस तरीके से बड़ी बरामदगी हुई है एक्सप्लोजिव्स की, ये भी जानकारी मिली है कि कल रेड काकोरी के अलावा मलिहाबाद में हुई थी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सारे शहरों में रेड लगातार चल रही है एटीएस की अलग अलग एजेंसीज के साथ। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जल्द ही लखनऊ को आएगी ताकि इन आतंकियों से पूछताछ की जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो लोग इनके साथ और मौजूद थे
घर में पुलिस रेड से पहले जो भागने से कामयाब हो गए, उनका आखिर रोल क्या था? वो एक्टिव मेंबर थे या फिर मदद करने वाले थे, लॉजिस्टिक्स पहुंचाने वाले थे? यही कुछ सवाल है जिसको लेकर के जो एजेंसीज हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं और ये उम्मीद की जा सकती है कि 1 से 2 दिन में पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरे देश भर में जिस तरीके से लगातार न सिर्फ पूछताछ का दौर चल रहा है बल्कि लगातार एजेंसीज एटीएस के साथ मिलकर के रेड भी कर रही है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आज से लेकर के कल तक यानी कि 48 सबसे बड़ा काम यही होगा कि इनके लिंक्स को खंगालना और इनके नेटवर्क में जो लोग हैं उनको भी धर दबोचना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लॉकडाउन की वजह से यूपी और बिहार में सीएम के जनता दरबार बंद हो गए, जिन्हें आज से फिर से खोला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर से जनता दरबार लगाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनसे तत्काल निजात दिलाने के लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर योगी रोजाना 1 घंटे फरियाद सुनेंगे। अब से सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक लगने वाले इस जनता दरबार को लॉकडाउन के कारण बंद किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि बिहार में 5 सालों बाद नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाने का फैसला किया है और पटना में आज से जनता दरबार अब से हर महीने के पहले और दूसरे तीसरे सोमवार को सुबह 11 बजे लगा करेगा। जनता दरबार में शामिल होने के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना जरूरी होगा। आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। जगन्नाथपुरी और अहमदाबाद दोनों जगहों पर यात्रा निकाली जा रही है। कोरोना महामारी के चलते ये दूसरी बार है जब श्रद्धालुओं को इसमें मौजूद रहने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर जोश जरूर है। इस मौके पर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक के 3 किलोमीटर की यात्रा मार्ग को कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही आकर्षक हैं। इस पूरे दृश्य को आप इन चारों तस्वीरों से समझ सकते हैं, जहां पर अलग अलग इलाकों में जैसे कि अहमदाबाद हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, यहां पर रथ यात्रा को लेकर जो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं कम से कम वो बेहद खुश हैं। हालांकि इसमें जो आम लोग श्रद्धालु जा सकते थे वो नहीं जा पा रहे हैं। पुजारी, पुरोहित और जो सेवक हैं वही इसमें शामिल हो सकते हैं। एक तस्वीर आपको यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की नजर आ रही होगी, जो अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे थे। उन्होंने मंगला आरती में हिस्सा लिया, उन्होंने पूजा अर्चना की। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पुरी की, पुरी जगन्नाथपुरी, जहां पर सुभद्रा, बलराम और भगवान जगन्नाथ तीनों के रथ सजाए हुए हैं और अब से थोड़ी देर बाद इनको यहां से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाएगा। तो ये अहमदाबाद की तस्वीर, मंगला आरती की तस्वीर आप देख रहे हैं और मुख्यमंत्री रूपानी वो भी मौजूद थे इस रथ यात्रा के दौरान। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में रथ यात्रा शुरू होने से पहले सुबह मंगला आरती में शामिल हुए। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे होती है। अमित शाह अपने परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचे। अमित शाह लगभग हर साल इस यात्रा के समारोह में शरीक होते हैं और इस साल कोविड के चलते कड़े नियमों के बीच यात्रा निकाली जा रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।